Today we are going to discuss chapter number 37 of class 6th. Name of this chapter is Understanding Words Better. अर्थात वर्ड्स को अच्छे से समझना या उनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना वर्ड्स की. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, वेन एवर यू गो फॉर सिमिलर वर्ड, समटाइम्स सम वर्ड्स साउंड सिमिलर. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं, लगते एक जैसे हैं, बट उनकी मीनिंग में डिफरेंस होता है और उनका यूज जो होता है वो डिफरेंस होता है. इट इज़ कॉल्ड कोलोकेशन, प्रॉपर कोलोकेशन, यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ पर एप्रोप्रिएट बैठेगा उसको उसकी प्रॉपर कोलोकेशन कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द वर्ड्स वी हैव इन दिस चैप्टर नंबर 37. First one is award and reward. We'll try to understand difference between award and reward. आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी अवार्ड सेरेमनीज चलती हैं, तो वो अवार्ड दिया जाता है उनको फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. अगर आप स्पोर्ट्स में या फिर फिल्म इंडस्ट्री या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां आप परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है एंड यू परफॉर्म बेटर एंड you are honored for your outstanding performance is called award. अगर आपको आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मतलब आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अवार्ड. एंड रिवॉर्ड में ये डिफरेंस है कि ये आपको तब मिलता है, रिवॉर्ड होता है एक तरह से इनाम. इस इनाम और इस इनाम में ये फ़र्क है, ये इनाम आपको दिया जाता है या इसको हम कह सकते हैं ये इनाम और ये वाले इनाम में ये फ़र्क है कि पहला वाला इनाम आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए जाता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सिनेमा हो, या फिर और भी कई सारे काम होते हैं जिनके क्षेत्र में ये दिया जा सकता है. एंड सेकेंड वन इज़ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड तब दिया जाता है समथिंग गिवन इन रिटर्न, जब आप कोई चीज़ रिटर्न में देते फॉर सम गुड डन बाय अ पर्सन. ये कोई निर्धारित नहीं होते हैं रिवॉर्ड्स वगैरह. कोई अच्छी ईमानदारी आप खुद मतलब आपके सामने कोई ईमानदारी दिखाता है, आपका कोई सामान खो गया उसको लौटा देता है, तो ऐसे समय पर आप उसको अवार्ड नहीं रिवॉर्ड दोगे. यानी कि रिवॉर्ड देने का पर्पज़ ये है कि आप उसकी वर्क से खुश हैं, बट अवार्ड जो होते हैं हमारे वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि किसको किस काम के लिए क्या अवार्ड दिया जाएगा. हमारे अवार्ड्स जो हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, दीज आर द अवार्ड्स. एंड रिवॉर्ड है एक तरह का इनाम. आप वो वाला इनाम देते हो जहाँ पर कोई किसी का काम आपको पसंद आता है और आप उसको बदले में कोई रिवॉर्ड दे, यानी कोई अमाउंट या कोई गिफ्ट देते हो. द मिनिस्टर गेव रिवॉर्ड ऑफ 30,000 टू अ मैन हु सेव्ड हिज पैट डॉग. यानी कि मिनिस्टर के पैट डॉग को किसी ने बचाया तो उसने उसको रिवॉर्ड किया. Now number second one is answer and reply. आंसर करना और रिप्लाई करने में क्या फ़र्क होता है? Whenever you answer at the time you give the solution of any problem. आप उस समय क्या करते हो? सॉल्यूशन का एक आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है या कोई क्वेश्चन दिया जाता है and you try to find out solution of that particular problem. आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सिर्फ सॉल्यूशन की कंडीशन में है. Now reply. दोनों का मतलब ही उत्तर देना या जवाब देना होता है. उत्तर देना और रिप्लाई भी वही होता है, यानी कि उत्तर देना या फिर जवाब देना, बात एक ही होती है. नाउ रिप्लाई, टू रिस्पॉन्ड इन राइटिंग और ऑरली. कभी भी आप राइटिंग में या ऑरली कोई रिस्पॉन्ड देते हो, इफ़ समवन आस्क यू समथिंग एंड यू रिस्पॉन्ड, किसी ने पूछ लिया आपके पास कितनी मनी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाला या क्वेश्चन वाला नहीं है, बट एक नॉर्मल कंडीशन है या आप नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, सो वहाँ पर होता है रिप्लाई, नॉट आंसर. सपोज यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड इट्स अ ऑर्डिनरी नॉर्मल टॉक, दैट मीन यू आर नॉट, इट मीन्स यू आर नॉट trying to find out solution of any problem and you are not asking question, but it's a normal talk. At the time you can use reply. You did not reply me. उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया. यहाँ पर आंसर नहीं कह सकते. आंसर तभी होगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे या फिर
आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी से पूछोगे। ना नंबर थर्ड वन इज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? वी शुड ऑल्सो गो फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर 2। ही कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन इन इंग्लिश पेपर, यानी इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश के एग्जाम में उसने सारे आंसर्स का रिप्लाई नहीं किया। एंड ये तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे तो उसका रिप्लाई नहीं किया। आई आस्क हिम नेम ट्वाइस बट गॉट नो रिप्लाई। मैंने उसके 2 बार उससे नाम पूछा बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। ना नंबर थर्ड इज एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, यानी कि जब आपको कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट ना हो और अनएक्सपेक्टेड हो चीज़ हो जाए, यानी कि एक तरह से इसको कहते हैं दुर्घटना। और ये होती है सिर्फ घटना। इंसिडेंट मतलब घटना, यानी कि कोई चीज़ घटित हो जाता है आपके साथ में तो इसको इंसिडेंट कहा जाता है। एन इवेंट और हैपनिंग्स, एक कोई किसी प्रकार का इवेंट है, हैपनिंग है, इसको घटना कहा जाता है। ये दुर्घटना यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है और ये हो जाता है। नाउ एग्जांपल्स, द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग, यानी कि बहुत ज़्यादा घना कोहरा हो रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। नाउ ये तो है दुर्घटना। एंड माई फ्रेंड नैरेटेड अ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हर ट्रिप टू जापान गई एक फ्रेंड, तो उसने जो है अपना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताया, यानी कि कोई दुर्घटना नहीं थी, बस एक नॉर्मल घटना थी। नाउ नंबर 4, बैरन एंड बैरन। फर्स्ट वन इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड फ्रूट्स। इसको कहते हैं एक तरह से ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीन जो बंजर हो जाती है, यानी कि बंजर भूमि को, यानी कि जो जहाँ पर कुछ भी नहीं उगा सकते हो उसको कहा जाता है बैरन लैंड। एक तरह से डेजर्टेड इलाका या फिर बैरन लैंड उसको कहा जाता है। यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स एंड एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन। आप उस पर्टिकुलर रीजन में कुछ भी नहीं उगा सकते हो जहाँ पर, जिसको बैरन लैंड कहा जाता है। नाउ सेकेंड वन इज बैरन, वन हु हैज़ अ बिग, वेरी बिग बिजनेस, यानी कि जिसका अपना खुद का एक बिजनेस हो, काफ़ी बड़ा बिजनेस हो, उसको कहा जाता है बैरन। नाउ एग्जाम्पल्स, द पाथ ऑफ द लैंड नियर माई हाउस इज बैरन सो वी सोल्ड इट ऑफ। हमारे घर के जो पास की ज़मीन थी वो बैरन थी, यानी कि बंजर ज़मीन थी, उसमें कुछ नहीं उगता था, तो हमने उसको बेच दिया। एंड अनदर बैरन इज मिस्टर अरुण शर्मा इज अ टेक्सटाइल बैरन। वह है टेक्सटाइल के एरिया में जो बैरन रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हु ओन मैनी टेक्सटाइल मिल्स, जिनकी बहुत सारे टेक्सटाइल की, यानी कि कपड़े की जो है मिल चल रही है। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 5, कोर्स। फर्स्ट कोर्स इज रिलेटेड टू द सीरीज। यहाँ पर हिंदी मीनिंग हम और लिख लेते हैं। बैरन यहाँ पर एक तरह से किसी का अपना खुद का बिजनेस होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नंबर 5 इज कोर्स। कोर्स होता है एक सीरीज, यानी कि किसी चीज़ का कोई क्रमबद्ध सीरीज, जैसे कि आप पूरा एक कोर्स करने जाते हो। फॉर एग्जांपल, you go for any competitive exam and you take a complete course of that particular course. Now next course is rough surface, यानी कि जो खुरदरा होता है, कोई खुरदरा सरफेस होता है। यहाँ पर कोर्स है सीरीज, यानी कि एक तरह से इसको कहेंगे एक क्रमबद्ध कोई भी चीज़ होती है। क्रमबद्ध कोई भी चीज़ आप लेते हो क्रमबद्ध तरीके से और उसको सीरीज कहा जाता है। द इंग्लिश क्लास इज कंप्लीटेड मच बिफोर द एग्जामिनेशन। इंग्लिश की जो कोर्स था या इंग्लिश की जो क्लासेस थी वो टाइम से पहले पूरी हो गई। सो यहाँ पर कोर्स का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो क्रमबद्ध अध्ययन इसको कहा जा सकता है, और स्टडी जो आप करते हो उसको कहा जाता है। एंड नेक्स्ट कोर्स इज रिलेटेड टू द रफ मतलब कोई चीज़ सरफेस जहाँ पर रफ होता है उसको कहा जाता है। एंड कोर्स ग्रेन आर यूज्ड फॉर द पुअर, यानी कि जो पुअर को दिया गया था वो एक तरह से रफ था, यानी कि कोई अच्छा नहीं था। ग्रेन जो फसल या अनाज जो दी गई थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, यानी कि वो बाय नेचर थोड़ा सा ख़राब हुई पड़ी थी या खुरदरी थी। Now next one is caste. You can see 3 words here related to the caste. First one is caste. ये caste होती है जिसको हम कहते हैं जाति।
द क्लास और ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के में जो क्लास होती है उसको कहा जाता है, जिसको हम जाति कहते हैं, वो उस कास्ट को CASTE लिखा जाता है। नेक्स्ट वन इज कास्ट टू थ्रो, यानी कि फेंकना, फेंकने को लिखा जाता है कास्ट। एंड थर्ड वन इज कास्ट, यानी कि ये है वोट देना, उसको कहा जाता है वोट देना, यानी कि जब वोट देने जाते हो उसको भी CAST ही कहा जाता है। सो विल नो अबाउट द प्रॉपर कोलोकेशन ऑफ 3 वर्ड्स। इन तीनों वर्ड्स के हम प्रॉपर कोलोकेशन किसको कहाँ पर और किस परिस्थिति में यूज़ किया जाता है वो हम सीखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द कास्ट सिस्टम इज़ अ बिग बर्डन ऑन आर प्रोग्रेस, यानी कि जो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, तो इसको एक बर्डन बताया गया है सोसाइटी के ऊपर। एंड नेक्स्ट वन इज कास्ट मतलब फेंकना। द फिशरमैन कास्ट अ नेट टू कैच द फिश, यानी कि फिशरमैन ने क्या किया, ही कास्ट अ नेट टू कैच द फिश, यानी कि उसने अपना जाल फेंका ताकि वो फिश को पकड़ सके। यहाँ पर फेंकने के सेंस में इसको यूज़ किया गया। एंड थर्ड वन इज कास्ट, वन कैन कास्ट अ वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जब आप किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट देते हो तो उसको कहा जाता है कास्ट। वी went to polling booth to cast our vote during the municipal election, यानी कि म्यूनसिपल इलेक्शन जब हुए थे तब हम अपना वोट देने गए थे। तो यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन की बात हो रही है। और नेक्स्ट वन इज नंबर 7, कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट, दैट विच कंप्लीट्स, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर पूरे होने के सेंस में या कोई चीज़ पूरी करती है उसको। तो द न्यू फर्नीचर complemented the beauty of new house and it look wonderful, और ये काफ़ी क्या दिखता है, वंडरफुल दिखता है। तो यहाँ पर कंप्लीट करने से यानी कि पूर्ण करने से मतलब है, यानी कि पूर्णता ले आता है, यानी कि पूर्णता लेकर के आता है किसी चीज़ में, कंप्लीट करता है किसी चीज़ को। तो वो जो घर है उसमें फर्नीचर की कमी थी, तो जैसे ही फर्नीचर लाया गया तो वो उस फर्नीचर ने जो है उसकी पूर्णता कर दी, यानी कि कंप्लीट कर दिया उसको। कंप्लीट करने की यहाँ पर यानी कि मतलब ये है कि वहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ सब कुछ है यहाँ पर, यानी कि सब कुछ भरा हुआ है। एंड अनदर कम्प्लीमेंट इज कम्प्लीमेंट एंड सेकेंड वन इज कम्प्लीमेंट, ENI, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ ENI। टू एक्सप्रेस अ रिगार्ड एंड एडमिरेशन, यानी कि किसी की तारीफ करना या किसी का रिगार्ड करना, सम्मान या तारीफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सम्मान या फिर तारीफ करने के लिए। मैनी पीपल कम्प्लीमेंटेड रोहित फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि रोहित की ब्रेवरी के लिए लोगों ने क्या किया, उसकी काफ़ी तारीफ की, काफ़ी सम्मान किया उसका। सो इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट। अब जैसे किसी की नई ड्रेस के लिए कम्प्लीमेंट देते हो, यू आर लुकिंग गुड इन दिस न्यू ड्रेस, सो इसको कम्प्लीमेंट कहा जाता है। नंबर 8 इज काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है असेंबली, यानी कि जहाँ पर आप इकट्ठा होते हो। एंड अनदर काउंसिल इज एडवाइस, काउंसलिंग जिससे बनता है वो एडवाइस वाला काउंसलिंग यही है। द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, यानी कि जो मिनिस्टर्स थे उनके समूह ने, उनके संगठन ने क्या डिसाइड किया, एक नया एयरपोर्ट बनाने का। तो यहाँ पर असेंबली यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो असेंबली यानी कि मिनिस्टरों का जो संगठन था उसने ये निर्णय लिया। नेक्स्ट है आपका काउंसिल, यानी कि एडवाइस करना, काउंसलिंग करना। विथ वाइज काउंसिल ऑफ योर एल्डर्स, यानी कि बड़ों की जो सलाह होती है। यहाँ पर काउंसिल है एक तरह से संगठन और समूह। तो बड़ों का जो काउंसलिंग होती है बड़ों के साथ में, उनकी जो सलाह होते हैं, उनकी जो एडवाइस होती है वो हमारे काफ़ी काम आती है। सो उसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। विथ वाइज काउंसिल ऑफ योर एल्डर्स यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। अब अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर बड़ों से आप क्या लेते हो, सलाह लेना, यानी कि एडवाइस लेना। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 9, डाउट, नॉट श्योर। अगर आप किसी पे देखो, यहाँ पर दोनों ही वर्ड एक जैसे दिखते हैं, डाउट होना या सस्पेक्ट होना। अगर आपको कोई चीज़ पक्का नहीं है, यानी कि आप कुछ पक्का नहीं कह सकते, तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये होता है अगर आपको किसी पर कोई ट्रस्टवर्दी, यानी कि आपको विश्वास नहीं है, तो उस सेंस में आप कर सकते हो। बट दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं शक के सेंस में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि किसी पर शक होने के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंस आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू विल ट्राई टू यूज़ ऑल दिस
वर्ड्स। इन वर्ड्स को जब आप यूज़ करोगे अपने डे टू डे लाइफ में, देन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। आई डाउट दैट ही विल कम टुडे बिकॉज इट इज़ रेनिंग। उसको डाउट हो रहा है, यानी कि शक हो रहा है, पक्का नहीं है, हो भी सकता है कि आ भी जाए वो। बट आई डाउट दैट ही विल नॉट ही विल कम टुडे बट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। मुझे लगता है कि वो आ सकता है क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बात वही है कि पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, बट कह रहे हैं फिर भी कि हाँ वो ही विल कम, यानी कि वो आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मदर सस्पेक्टेड दैट द स्ट्रेंजर वाज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि जो मदर से जो स्ट्रेंजर मुलाकात हुई है, मदर को ये लगा कि वो स्ट्रेंजर उस मदर को झूठ बोल रहा है, यानी कि उनको उस पर विश्वास नहीं था। यहाँ पर विश्वास यानी कि शक दोनों ही कंडीशन में है, बट एक में जो है पक्का नहीं है और एक में विश्वास नहीं। नंबर 10 इज डिज़र्ट एंड डेजर्ट। डिज़र्ट होता है आपका खाने के बाद जब स्वीट चीज़ें लेते हो, सम स्वीट प्रिपरेशन सर्व्ड आफ्टर द मील, यानी कि जो खाने के बाद कुछ चीज़ें दी जाती हैं, मीठी चीज़ें, उनको कहा जाता है डिज़र्ट। नेक्स्ट डेजर्ट सैंडी रीजन, यानी कि जो चीज़ आप अबंडेंट एरिया जिसको कहते हैं, आप त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ इलाका, या फिर डेजर्टेड एरिया कहते हैं जहाँ पर रेगिस्तान या रेतीला स्थान होता है, रेगिस्तान या रेतीला स्थान जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो होता है डिज़र्ट होता है भोजन के बाद जो हम लेते हैं, भोजन के बाद का मीठा जो आप लेते हो उसको कहा जाता है डिज़र्ट। The dessert was delicious as it was prepared by an expert chef expert chef ने इसको तैयार किया था, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है कि ये कैसा था, डिलीशियस था। न्यूक्लियर टेस्ट वाज कैरिड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि पहला जो डिज़र्ट है वो आपका जो खाने के बाद का मीठा होता है, और सेकेंड वन इज जो रेतीला स्थान या रेगिस्तान होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नाउ नंबर 11 एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। पहला वाला जो है वो आपका है कि के अतिरिक्त, यानी किसी चीज के अतिरिक्त। इफ यू आर इन अ क्लास एंड यू आर नॉट हैप्पी विथ one student, then you can say I'm happy with all the students except मोहन, यानी कि मैं सभी से खुश हूँ बट मोहन को छोड़ करके, क्योंकि वो अच्छे से ना ही परफॉर्म कर रहा, ना ही बिहेव कर रहा है। और एक्सेप्ट होता है दूसरा स्वीकार करना। नाउ एग्जाम्पल्स, एवरीबडी इन द क्लास वर प्रेजेंट एक्सेप्ट मोहित, यानी कि क्लास में सभी प्रेजेंट हैं, किसको छोड़ करके, मोहित को छोड़ करके। के अतिरिक्त, मोहित के अतिरिक्त सभी, या मोहित को छोड़कर कि सभी प्रेजेंट हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल इज एक्सेप्ट टू रिसीव, या किसी चीज़ को स्वीकार करना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। रोहन हैप्पीली एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उसने खुशी के साथ उस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। नाउ नंबर 13 इज फेमस एंड नोटोरियस। क्या फ़र्क होता है फेमस एंड नोटोरियस? एक अच्छे काम के लिए जाना जाता है, सॉरी नंबर 12 इज ऑल्सो हियर। फॉर्मर एंड फार्मर, एक होता है आपका पीजेंट यानी कि किसान, और एक होता है आपका फॉर्मर यानी कि फर्स्ट इन पोजीशन यानी कि पहला। फॉर्मर एंड फार्मर। जो फॉर्मर है आपका वह है रानी एंड जया आर गुड फ्रेंड्स, दोनों ही रानी एंड जया दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। द फॉर्मर इज अ टीचर, यानी कि इनमें से जो पहली पोजीशन वाला है वो क्या है, टीचर है इसमें से, यानी कि रानी इज अ टीचर। नाउ नंबर सेकेंड वन इज पीजेंट रिलेटेड टू द फार्मर्स। द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द मानसून। तो इंडिया में जैसे आपको पता है फार्मर रिमेन डिपेंड ऑन द रेन, सो फार्मर्स आर वेटिंग फॉर द मानसून। यहाँ पर फार्मर किसके लिए वेट कर रहे हैं, मानसून के लिए। नंबर 13 फेमस। नंबर 13 इज फेमस। फर्स्ट वन इज फेमस, वेल नोन एंड नोटोरियस, हैविंग अ बेड रेपुटेशन, यानी कि जिसका शरारत में जिसका नाम हो, शरारती, उसको नोटोरियस कहा जाता है। जो फेमस होता है वो प्रसिद्ध जिसको कहा जाता है, बट अच्छे कामों के लिए। प्रेमचंद हैज़ अ फेमस, प्रेमचंद वाज अ फेमस राइटर। प्रेमचंद कैसे राइटर थे, फेमस यानी कि प्रसिद्ध राइटर थे। एंड नोटोरियस हैविंग अ बैड रेपुटेशन, यानी कि जिसकी जो है इमेज काफ़ी खराब होती है। फूल सिंह इज अ नोटोरियस क्रिमिनल हु
was killed by the police yesterday, जिसको पुलिस ने कल मार दिया। तो यहाँ पर शरारती के सेंस में नोटोरियस कहा जाता है, फेमस तो है बट इन अ बैड सेंस। एंड नंबर 14 ग्रेसियस एंड ग्रेसफुल। ग्रेसियस कहा जाता है काइंड ऑफ मर्सी, यानी कि जो कोई किसी में दया भाव या दयालु होता है कोई, उसको कहा जाता है ग्रेसियस। गॉड इज ग्रेसियस, यानी कि गॉड क्या है, काफ़ी काइंड है, जो दया करता है, मर्सी करता है हमारे ऊपर। सो गॉड इज ग्रेसियस। एंड अनदर वन इज ग्रेसफुल, इट मीन्स प्लीजिंग, यानी कि खुश करने वाला। कोई भी चीज़ आपको खुश करती है, खुश करने वाला, तो ग्रेसफुल उसको कहा जाता है। नाउ द चीफ गेस्ट हैड अ ग्रेसफुल प्रेजेंस एट द फंक्शन, यानी कि काफ़ी अच्छी खुश करने वाली उसकी हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो सकता है, उसने बहुत अच्छी बातें की हो। सो द चीफ गेस्ट हैड अ ग्रेसफुल प्रेजेंस एट द फंक्शन, यानी कि उसकी जो प्रेजेंस थी वो काफ़ी खुश करने वाली थी। नाउ नंबर 15 हैबिट। हैबिट रेफर्स टू अ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हो तो उसको हैबिट कहा जाता है। और यही हैबिट जब लॉन्ग टाइम के लिए होती है तो उसको कस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लो कि हैबिट है आपको कि आप कोई भी फंक्शन या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो और वो हैबिट धीरे 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 जो है कस्टम का रूप ले लेती है इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय में जो है आपकी हैबिट, मान लो आप कोई फेस्टिवल बना रहे हो और आपने आज बनाया, फिर उसके बाद में आपने वही अगले कई सालों तक बनाया, तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए उस हैबिट को कस्टम बना दिया जाता है, यानी कि एक रिवाज बना दिया जाता है जो पहले से फॉलो किया जा रहा था। तो यहाँ पर फ़र्क वही है, हैबिट आदत के लिए है और वही आदत जब लंबे समय तक हो तो वो रिवाज, रीति रिवाज बन जाती है, रीति रिवाज उसको बना दिया जाता है। तो यहाँ पर इस सेंस में इनका फ़र्क होता है, यानी कि हैबिट ही फ्यूचर में आगे जा करके अगर वो कंटिन्यूस रहे तो देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कस्टम, और इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू कस्टम, यानी कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि लोग एक ही चीज़ को जो फॉलो करते हैं लंबे समय तक तो वो हैबिट में कस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। टू रेफर टू अ रेगुलर प्रैक्टिस, ये हो गया आपका हैबिट। पर्सन इन इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग रेगुलरली, यानी कि किसी चीज़ की हैबिट आपको रेगुलरली करने की है तो वो कस्टम हो गया। एक्सरसाइजिंग डेली इज़ ए गुड हैबिट, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो वो आपकी गुड हैबिट है। कस्टम एंड ट्रेडिशन आर द इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर कस्टम एंड ट्रेडिशन की हम बात करें, जो ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं, रीति रिवाज या ट्रेडिशन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ बेटर फॉर और इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि इसमें कुछ रूल और रेगुलेशंस भी होते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं और हमारे लिविंग स्टाइल्स को बेटर बनाते हैं। सो इन चीज़ों को बेटर माना जाता है। इसी बेसिस पे जो है हमारा खाना भी और हमारा डांस फॉर्म भी, हमारी ड्रेसेस भी डिसाइड होती हैं, जो धीरे धीरे कस्टम बन जाती हैं या फिर हमारी जो कल्चर होती है उसका हिस्सा बन जाती है। नाउ ऑनरेबल एंड ऑनरेरी, वर्दी ऑफ ऑनर, यानी कि जो सम्मान के लायक है उसको कहा जाता है ऑनरेबल एंड ऑनरेरी। होल्डिंग ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो बट उसके लिए आप किसी प्रकार की सैलरी नहीं ले रहे हो तो उसको ऑनरेरी कहा जाता है। ऑनरेबल, ऑनरेबल यूज किया जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू एक्सप्रेसवे, यानी कि जो पीएम है ऑनरेबल, यानी कि सम्माननीय जिनको कहा जाता है, सम्माननीय यानी कि जो सम्मान के योग्य हैं, और इनको एक तरह से वॉलंटरी या स्वैच्छिक होते हैं, जो एक प्रकार जो सैलरी नहीं लेते हैं, वेतन ना लेने वाला, वेतन ना लेने वाला उसको कहा जाता है ऑनरेरी। सी इज द ऑनरेरी मेंबर ऑफ द चैरिटेबल सोसाइटी, यानी कि चैरिटेबल एक चैरिटी सोसाइटी है जिसकी मेंबर है बट वो वहाँ पर सैलरी नहीं लेती है। समटाइम पीपल डू देयर जॉब और देयर वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन, नॉट फॉर द मनी। सो ऐसी जॉब को ऑनरेरी कहा जा सकता है, और जहाँ पर आप सम्मान के लिए काम करते हो, नॉट फॉर मनी। नंबर 17 इंडस्ट्रियस एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री आपका होता है औद्योगिक, यानी कि जहाँ पर भी उद्योग धंधे लगे रहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होता है इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक हो गया यहाँ पर। और इंडस्ट्रियस होता है आपका मेहनती, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग पर्सन।
रोहित इज़ अ इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, यानी कि काफ़ी मेहनती बच्चा है, तो मेहनती छात्र है, तो उसको कहा जाएगा रोहित इज़ एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। एंड अनदर इंडस्ट्रियल जो है उसमें फ़र्क है कि ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूज होता है। ही बॉट अ प्लॉट इन अ इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि जिस एरिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्री है उस एरिया में उसने प्लॉट खरीदा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ना नंबर 18 लोन। आपने अलोन सुना होगा अकेला, तो ये उसी का एक पार्ट है लोन। द ओनली वन यानी कि अकेला, एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किया गया है अकेला। एंड नेक्स्ट वन इज लोन, LOAN, बट स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, इट्स अ मिसप्रिंट। सो इसकी जगह पर आप यू कैन राइट LOAN, लोन। इसका मतलब होता है उधार, या फिर जब आप कहीं से उधार लेते हो, वैसे तो लैंड यूज़ किया जाता है उसके लिए, बट यहाँ पर उधार होता है अगर किसी जैसे बैंक से या किसी से आप लोन लेते हो हाउस के लिए, हाउस लोन, तो उसको एक तरह से उधार या फिर इसको कहा जाता है ऋण। इसको मेनली ऋण कहा जाता है। अ बैंक हैज़ गारंटीड अ लोन टू अमित टू बाय अ न्यू हाउस, यानी कि बैंक ने जो है उसका लोन पास कर दिया है, लेकिन उसके लिए गारंटी भी ली है उसके हाउस की। तो यहाँ पर जो है लोन मिला हुआ है उसके हाउस के बेसिस पे। ना नंबर 19 लवेबल एंड लवली। लवेबल यानी कि जो है वर्दी ऑफ लव, यानी कि पहले जैसे हमने पढ़ा था वर्दी ऑफ ऑनर, यानी कि सम्मान के योग, सम्माननीय है। यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो प्रेम योग्य है, यानी कि प्यार करने लायक है, प्रेम योग्य, उसको कहा जाएगा लवेबल, यानी कि प्यार करने लायक है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे देखते हो तो उनको देख करके ही प्यार करने का मन करता है, तो ऐसे ही लवेबल यानी कि इट्स अ लवेबल चाइल्ड। काव्या इज़ अ लवेबल चाइल्ड हु इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। काव्या को सभी जो है प्यार करते हैं क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल भी है, यानी कि सभी की मदद भी करती है और अच्छी भी, मतलब काम अपने बाय नेचर शी इज़ गुड, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी इज़ अ लवेबल चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज लवली। लवली होता है प्यारा, जो दिखने में प्यारा लगे, ब्यूटीफुल लगे, उसको कहा जाता है, यानी कि सुंदर लगे, उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अ सनसेट लुक लवली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि अगर आप सनसेट देखते हो हिल में से तो उसको काफ़ी लवली प्रतीत होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। नेक्स्ट वन इज नंबर 20 मेमोरियल, यानी कि किसी की याद में अगर हम कुछ बनाते हैं, किसी को याद करते हुए किसी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं या कोई स्टैचू बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का किसी की मेमोरी में। आप इस मेमोरियल वर्ड को स्कूल्स के नाम के भी पीछे देख सकते हो, शारदा मेमोरियल एंड ऐसी कुछ मेमोरियल के नाम से जो है, यानी कि किसी की याद में जब बनाए जाते हैं, याद में बनाई वस्तुएं या फिर भवन, उनको कहा जाता है मेमोरियल। जो वस्तुएं और भवन आप बनाते हो उनको मेमोरियल कहा जाता है। दिस इज अ मेमोरियल फॉर आवर वार हीरोज, यानी कि जो हमारे वार हीरोज होते हैं उनके मेमोरी में कुछ बनाया जाता है तो उसको वार मेमोरियल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेमोरेबल, यानी कि वर्दी रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करने योग्य। कई चीज़ें आप याद करना चाहते हो बार बार, तो याद करने योग्य कोई ऐसी घटना होती है जिसको आप बार बार याद करना चाहते हो तो उसको मेमोरेबल कहा जाता है। आवर आगरा ट्रिप इज बाय कार वाज अ मेमोरेबल वन। ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि आपने कभी देखा हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है या इंडिया कोई बैटल जीत रहा है, तो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं सभी के लिए। ना नंबर 21 इज ओर। ओर होता है आपका मिनरल, यानी कि एक तरह से मिनरल जितने भी आपको खनिज वगैरह भूमि से मिलते हैं, या फिर वैसे इसको खनिज ना कह करके हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा पदार्थ जो होता है, कच्चा पदार्थ होता है उसको कहा जाता है ओर, यानी कि जो लैंड से आपको रॉ मटेरियल मिलता है उसको ओर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज ओर फॉर द बोट। बोट को चलाने के लिए एक ओर होता है, यानी कि जिसकी हेल्प से आप बोट को आगे धकेलते हो, तो उसको आई थिंक चप्पू भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है आगे से, जिसको यूज़ किया जाता है शिप को सॉरी जो बोट होती है उसको आगे धकेलने के लिए आप ओर को यूज़ करते हो ताकि बोट आगे को जा सके। नाउ वी रोड द बोट विद द हेल्प ऑफ ओर, यानी कि हमने बोट को जो है आगे धकेला ओर की सहायता से, यानी कि और जो होता है चप्पू होता है उसकी सहायता से इसको आगे धकेला जाता है। एंड इंडिया इज़ अ रिच इन आयरन ओर, यानी कि इंडिया में जो है आयरन ओर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है।
Now next 22 is profit, profit and profit. सब प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में दोनों में फ़र्क होता है. प्रॉफिट जो होते हैं एक तरह से जो बहुत बड़े बड़े संत होते हैं, एंड द पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर टीचर और प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक उपदेशक होता है, उनको प्रोफिट कहा जाता है. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट्स अगर नाम बताए जाएं तो जो फेमस प्रॉफिट्स हैं इसमें जीसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद एंड लॉर्ड कृष्णा, ये सभी प्रॉफिट माने जाते हैं जो जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को सिखाई और अपनी टीचिंग्स के थ्रू लोगों के लाइफ को बेटर बनाने का प्रयास किया है. नाउ सेकेंड वन इज प्रॉफिट इज ऑल रिलीजन टीच ओनली वन थिंग, सेल्फलेसनेस, यानी कि ये जो प्रॉफिट होते हैं वो हमें काफ़ी सारी रिलीजियस धार्मिक शिक्षाएं सिखाते हैं. उनमें एक चीज़ होती है सेल्फलेसनेस जो कॉमन मिलती है सभी धर्म्स के अंदर. नाउ सेकेंड वन इज प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब होता है गेन, जिसका मतलब होता है लाभ. यहाँ पर प्रॉफिट एक तरह से उपदेशक होते हैं जो उपदेश देते हैं या जिनका काम होता है लोगों को सही राह पर लाना और सही तरीके से जीवन जीना. सो प्रॉफिट है यहाँ पर लाभ है. ही मेड अ गुड प्रॉफिट इन द बिजनेस, यानी कि उसने बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया. नेक्स्ट वन इज पॉर. पॉर यहाँ पर दो हैं, एक POUR है और एक PORE है. सो फर्स्ट वन इज होता है किसी चीज़ को उड़ेलना. आप किसी चीज़ को उड़ेल देते हो नीचे की ओर, यानी कि पानी को उड़ेल देते हो तो उसको कहा जाता है पॉर, यानी कि किसी चीज़ में डालना, पानी डालना. एंड या फिर जैसे वेन एवर यू प्रिपेयर टी एट द टाइम यू पॉर वाटर एंड यू पॉर मिल्क. जब आप टी चाय बनाते हो तो आप दूध और पानी भी डालते हो. सो पॉर, आई पॉर्ड सम मिल्क इन द टी, और मैंने चाय में क्या डाला, कुछ दूध डाला. नेक्स्ट पॉर इज अ वेरी स्मॉल होल, यानी कि जो हमारे पॉर होते हैं स्किन पे, जिनको आप रोम छिद्र भी कहते हैं, उनको पॉर कहा जाता है. यानी कि पॉर का मतलब यहाँ पर जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट वेरी स्मॉल होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको वेरी स्मॉल होल कहा जाता है. और पॉर होते हैं रोम छिद्र जिनको कहा जाता है, जिनसे आप स्वेट अगर आप देखते हो तो वहीं से आपको बाहर आता है बॉडी में. स्वेट कम्स आउट थ्रू द पॉर्स इन ऑन द स्किन. आप स्किन में आप देखोगे तो वहाँ से आपके जो पॉर्स होते हैं उनके थ्रू ही जो पसीना होता है वो बाहर आता है. नेक्स्ट 24 पर्पस. पर्पस and propose. Purpose and propose is two different word. First one is objective, यानी कि पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है किसी कार्य को करने का. What is the purpose of your visit here? आप यहाँ आए हो, आपका इसके पीछे का क्या पर्पस है. नेक्स्ट वन इज propose, to make suggestion, यानी कि किसी को आप सलाह देते हो, तो उसके लिए कहा जाता है propose, यानी कि किसी को प्रपोज करना या फिर कोई प्रपोजल देना, यानी कि प्रस्ताव देना. The principal proposed to organize a support meet in the school, यानी कि एक सजेशन दिया प्रिंसिपल ने कि क्यों ना हम एक स्पोर्ट्स मीट कराया जाए जिसमें स्पोर्ट्स के थ्रू जो है सभी आप खिलाड़ी जो हैं या सभी लोग जो है मिल सकें. नाउ आफ्टर दैट वी हैव 25 पॉपुलस एंड पॉपुलर. पॉपुलर होता है, पॉपुलस होता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, यानी कि घना भी कह सकते हैं इसको. और पॉपुलस यानी कि जहाँ पर आबादी घनी आबादी जिसको कह सकते हैं, आबादी वाला क्षेत्र जिसको होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है पॉपुलस. फॉर एग्जांपल दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है एक घने बसे हुए क्षेत्र में से एक है. पॉपुलर होता है प्रसिद्ध, यानी कि व्यक्ति जो प्रसिद्ध है उसको पॉपुलर कहा जाता है, लाइक बाय द मोस्ट पीपल, यानी कि जिसको सबके द्वारा पसंद किया जाता है. तो सुनिधि इज़ अ पॉपुलर सिंगर. सुनिधि चौहान इज़ अ पॉपुलर सिंगर, यानी कि एक एग्जाम्पल है. रिफ्यूज़ होता है मना करना, और डिनाई होता है भी मना करना ही होता है. दोनों का मतलब बस फ़र्क यही होता है, यहाँ पर मना करना है, लेकिन इसमें जो मना करना है टू डिक्लेयर नॉट टू बी ट्रू. यहाँ पर ट्रू के सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इंडिकेट एंड शो दैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि आप कुछ नहीं करना चाहते, आप इच्छा यहाँ पर अपनी जाहिर कर रहे हो. इच्छा के लिए मना करना कि मेरा मन नहीं है कुछ करने का, मना करना.
अपनी इच्छा को शो करने के लिए। सपोज मैंने बोला आपको कि वुड यू लाइक टू गो विथ मी, सो यू रिफ्यूज, ये मना करते हो आप क्योंकि आपका मन नहीं है। और सेकंड कंडीशन है यहाँ पर मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना जो टू डिक्लेयर नॉट टू बी ट्रू, यानी कि जो आप मना करते हो कि सच नहीं होने के सेंस में, सच के सेंस में आप इसको सच नहीं है इसलिए डिक्लेयर करते हो कि ये सच नहीं है। जैसे कि बोला यू आर नॉट अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आप विश्वास के योग्य नहीं हो, तो वो कहते नो आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, तो ये डिनाई कर रहे हैं यानी कि मना कर रहे हैं। हमने डिक्लेयर किया और वो भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ वो विश्वास के योग्य हैं। यहाँ पर फ़र्क यही होता है, यानी कि आप इसको मना करते हैं यानी कि रिफ्यूज़ आप तब करोगे, मना आप तब करोगे जब आपसे आपकी इच्छा पूछी जाएगी। आपसे कहा जाता है वुड यू लाइक टू टेक टी, सो यू at the time you can reply or you can say that I would not, मैं नहीं लूँगा। यहाँ पर आप अपनी इच्छा बता रहे हो कि विल बता रहे हो, अपनी इच्छा बता रहे हो कि आई एम नॉट विलिंग टू टेक इट और आई एम नॉट रेडी टू टेक इट। और यहाँ पर जो सेकेंड वन है डिनाई, ये तब होता है जब आपको कुछ बोला जाता है और आप उसके जवाब में बताते हो कि आप जो कह रहे हो वो सच नहीं है, मतलब जिस चीज़ के लिए आपको बोला गया है वो सच नहीं है। अ चाइल्ड रिफ्यूज टू लिसन देयर पेरेंट्स एंड डिड नॉट स्टॉप क्राइंग, जो है बच्चे ने मना कर दिया, पेरेंट्स को बात नहीं सुनी और उसने रोना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ किया गया, चाइल्ड रिफ्यूज टू लिसन यानी कि सुनने से मना कर दिया, यानी कि नहीं सुना। तो यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहा है बट फिर भी रिफ्यूज़ यानी कि नहीं सुना। अगला डिक्लेयर है, वहाँ पर बोलेगा लेकिन वो ट्रुथ के लिए बोलेगा। द पुअर बॉय डिनाइड दैट ही हैज़ स्टोलन मनी, यानी कि पुअर बॉय ने सीधे सीधे मना कर दिया कि उसने किसी प्रकार की चोरी नहीं की। नाउ 27 रिमाइंडर अमाउंट दैट इज रिमाइंडर द अमाउंट दैट इज लेफ्ट। अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हो तो सबसे जो बॉटम में नीचे बचता है उसको कहा जाता है रिमाइंडर। द टू बॉयज डिवाइडेड द फूड इक्वली बट देन लिविंग नो रिमाइंडर, जो यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन था वो नहीं बचा, यानी कि जैसे एक केक था उसको बराबर दो हिस्सों में बांट दिया, एक एप्पल था दो बराबर, तो कुछ भी नहीं बचा। बट इस तरह से मैथमेटिक्स में भी एक रिमाइंडर आपको बचता है, जहाँ पर कुछ बच जाता है तो उसको रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर अनदर रिमाइंडर इज रिमाइंडिंग समथिंग टू डू समथिंग। मदर गिव रिमाइंडर, यानी कि किसी चीज़ के लिए पुनः याद दिलाना है, यानी कि रिमाइंडर लगाना है, यानी कि याद दिलाना है। किसी को याद दिलाना जो होता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है, दिलाना। और यहाँ पर जो है शेष के लिए, शेष के सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ भी बचता है यानी कि बचा हुआ तो उसको रिमाइंडर कहा जाता है। नाउ मदर गेव अ रिमाइंडर दैट आई हैड टू क्लीन माई रूम। मदर ने जो है मुझे याद दिलाई कि मुझे अपना रूम क्लीन करना है। नेक्स्ट वन इज रिमेंबर और रिकलेक्ट। इसमें फ़र्क यही होता है कि रिमेंबर यानी कि किसी चीज़ को आप याद करते हो, याद करने के सेंस में कहा जाता है टू कीप इन माइंड, तो उसको रिमेंबर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज रिकलेक्ट, यानी कि आप अपनी पुरानी मेमोरी को फिर से कलेक्ट करते हैं तो उसको रिकॉल यानी कि पुनः स्मरण करना, पुनः स्मृति यानी कि पुनः याद करने को जो है दोबारा से, यानी कि दोबारा याद करना कि आपको कितना याद है। मान लो आपने कोई चैप्टर याद किया था और आप चेक करना चाहते हो कि आपने कितना याद किया, उसके लिए जिसको क्या जाता है रिकलेक्ट या टू रिकॉल, यानी कि फिर से चीज़ों को पुनः स्मरण करना। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन इज डू नॉट रिमेंबर वेयर आई केप्ट माई बुक। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी बुक कहाँ पर रखी है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज शी कुड नॉट कलेक्ट हर आंट्स टेलीफोन नंबर। वो अपनी रिकलेक्ट यानी कि अपनी आंट्स का जो है नंबर या पुनः याद नहीं कर पा रही है। शी कुड नॉट रिकलेक्ट हर आंट्स टेलीफोन नंबर। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे अपने घर का नंबर याद करते हैं बट दे कैन नॉट रिकलेक्ट देयर नंबर, और वो भूल जाते हैं बीच में, उसको कहा जाता है कि वो पुनः स्मरण नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड स्ट्रेट। एक होता है डायरेक्ट यानी कि सीधा स्ट्रेट, और एक होता है जल संधि यानी कि जब पानी जहाँ पर लैंड के थ्रू ना मिलकर के कोई एरिया जल के थ्रू यानी कि पानी के थ्रू मिलता है तो उसको जल संधि कहा जाता है। जैसे बैरन स्टेट एंड पाक स्टेट, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देख सकते हो कोई भी लैंड नहीं है जुड़ने के लिए, बट वहाँ पर जो है वो पानी के थ्रू यानी कि जल के थ्रू या ओशन के थ्रू मिलते हैं तो उसको कहा जाता है स्ट्रेट।
अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन टू ओशन और टू सी। इंडियन ओशन में ये पड़ता है और यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका को मिलाने के लिए पाक स्ट्रेट का यहाँ पर है, और ऐसी एक बेरिंग स्ट्रेट है जो यूरोप में पड़ती है। द स्ट्रेट रोड अहेड टू द हाईवे, ये रोड जो है सीधे कहाँ जाती है, स्ट्रेट, यानी कि सीधी रोड कहाँ जाती है, हाईवे पर जाती है। तो स्ट्रेट यहाँ पर मतलब है सीधा। नाउ 30th वन इज सेंसिटिव, यानी कि सेंस से रिलेटेड हमारे सेंस, और सेंसिबल। सेंसिबल है आपका बुद्धिमान, यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसको सेंसिबल कहा जाता है, और सेंसिटिव होता है यानी कि जो वन हु फील्स वेरी डीपली, यानी कि जो काफ़ी सेंसिबल होता है, काफ़ी मतलब जो किसी भी चीज़ को इजीली रिएक्ट कर देता है उस पर, यानी कि भावात्मक कह सकते हैं या भावुक कह सकते हैं, सेंसिबल कहा जा सकता है। अ मदर इज़ वेरी सेंसिबल वुमेन, माई मदर इज़ वेरी सेंसिटिव वुमेन, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव है वो, छोटी छोटी चीज़ों पर भावुक हो जाती हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशन, यानी कि जैसे कि सेंसिटिव होता है, कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया, या फिर कुछ देख लिया बुरा, मतलब कुछ गलत देख लिया तो बुरा फील करना, तो ऐसे लोगों को सेंसिटिव कहा जाता है। एंड सेंसिबल यानी कि बुद्धिमान, ही इज़ अ सेंसिबल, सेंस है यहाँ पर बुद्धि से मतलब। सो वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन इज कॉल्ड सेंसिबल। वी आर सेंसिबल एंड डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, हम इतने समझदार हैं, हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें। नाउ नंबर 31st इज सूट एंड सूट। जो लास्ट वन है उसका मतलब होता है ब्लैक डिपॉजिट ऑफ द स्मोक इन द फ्लैट सरफेस, उसको कहते हैं कालिक। जो एक ब्लैक सब्सटेंस होता है, जैसे आप वैक्स कभी जलाते हो तो उसके ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो उसको काला कर देता है। या अगर आप यू कैन सेम थिंग यू कैन सी इन योर किचन, अगर आप चूल्हा वगैरह देखते हो उसके ऊपर कोई चीज़ है तो वो उसको काला कर देता है। तो उसी काले डिपॉजिट को ही सूट कहा जाता है। नेक्स्ट सूट इज अ सूट ऑफ आउटर क्लोथ मेड बाय सम फैब्रिक एंड डिज़ाइन, जो आप पहनते हो एक तरह का ये कपड़ा होता है जो आप पहनते हो, उसको सूट कहा जाता है। और जो पहला है इसमें सूट, उसका मतलब होता है सूट अ सेट ऑफ कनेक्टेड रूम, यानी कि जो सेट होता है कमरों का, कमरे जो होते हैं बहुत सारे, उनको कहा जाता है सूट। अ एक्टर बुक्ड अ सूट इन द होटल, यानी कि एक्टर गया है काफ़ी सारे लोगों के साथ में तो उसने बुक किया है वहाँ पर सूट, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ठहर सके। सेकेंड एग्जाम्पल इज टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ जैकेट और अ ट्राउजर और अ जैकेट और स्कर्ट, यानी कि यहाँ पर जो है उन चीज़ों के लिए कहा गया है। और माई ब्रदर वोर अ न्यू सूट फॉर हिज फर्स्ट डे इन द ऑफिस, यानी कि उसने क्या पहना, सूट पहना। तो सूट जो है ये कपड़ा है जो आप बाहर से डालते हो, जिसको सूट कहा जाता है, एक तरह का वस्त्र है जो आप पहनते हो ना। मैंने थर्ड वन बता दिया था, कालिक कहलाते हैं, इसको कालिक कहते हैं सूट को, SOOT। यू कैन फाइंड अ थिक लेयर ऑफ सूट इनसाइड द चिमनी में अगर आप जाओगे, चिमनी के अंदर देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कालिक यानी कि जो सूट होता है वो इकट्ठा हो जाता है। ना नंबर 32 इज वेन। वेन यहाँ पर ब्लड वेसल्स रहती हैं जिनको नसें कहा जाता है। और जो अगला वेन है वो होता है प्राउड, यानी कि घमंड। इस वेन को हम एक तरह से और करते हैं, कोई चीज़ बेकार जाने, इन वेन मतलब होता है कोई भी चीज़ बेकार चले जाना। सो वेन पहला है ब्लड वेसल्स। द नंबर ऑफ वेन्स आर फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर यू कैन सी अंडर योर स्किन मैनी वेसल्स। एंड सेकेंड वन इज वेन प्राउड। अ मर्चेंट वाज अ वेन ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि मर्चेंट बहुत जो है प्राउड करता है अपनी वेल्थ पर, अपनी संपत्ति पर, और काफ़ी घमंड करता है। सो that's the last example, and after that we have 33, 34 and 35. So I'm going to explain all these words one by one. First one is vacation, यानी कि vocation, यानी कि ये होता है आपका पेशा, यानी कि किस पेशा आप sometime you go for the vocational course, यानी कि पेशेवर कोर्स। यहाँ पर आपको वोकेशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसी फील्ड की चीज़ें सिखाई जाती हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। सो इनको कहा जाता है वोकेशनल, यानी कि पेशेवर, पेशा या फिर पेशेवर चीज़ों को कहा जाता है, पेशेवर चीज़ों को कहा जाता है वोकेशन। एंड वैकेशन मतलब होता है छुट्टी, अगर आप छुट्टियां लेते हो तो उसको वैकेशन कहा जाता है। आई विजिट टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में, इनको लीव कहा जाता है वैकेशन को, या फिर लीव जो अलाउ की जाती हैं, छुट्टियाँ जो पड़ती हैं। वन शुड क्लोज अ वैकेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस, यानी कि वन शुड चूज अ वैकेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस, यानी कि लोगों को जो है
अपना पैसा जो है अपने अकॉर्डिंग ही चुनना चाहिए। नेक्स्ट 34th इज वेट एंड वेट। एक होता है प्रतीक्षा और दूसरा है वजन करना, यानी कि किसी चीज़ का भार तोलना, वजन करना यानी कि भार तोलना। वेन एवर यू गो टू शॉप एट द टाइम यू बाय द थिंग्स बाय वेइंग, यानी कि उनको चेक करने के आफ्टर वेइंग यू टेक दैट थिंग और यू बाय थिंग्स, यानी कि वजन करने के बाद ही आप उसको खरीदते हो। और वेटिंग होता है प्रतीक्षा करना, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर है स्टेइंग वेयर यू स्टे वेयर वन इज अ और डिले एक्शन अंटिल द पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, यानी कि आप किसी काम में डिले होता है तो उसको कहा जाता है वेट, यानी कि प्रतीक्षा करना। किसी काम के लिए प्रतीक्षा करने की जिस परिस्थिति होती है उसको कहा जाता है वेट करना। अ चिल्ड्रन वॉज हंग्री एंड कुड हार्डली वेट फॉर देयर फादर टू कम, यानी कि एक बच्चा बहुत भूखा है और अपने फादर के लिए मुश्किल ही प्रतीक्षा कर पा रहा है। अगला है आपका द बॉडी रिलेटेड मास एंड क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेनिंग बाय इट एंड गिव राइज टू अ डाउनवर्ड फोर्स एंड हैवीनेस ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ का वजन जो होता है, भार या कोई चीज़ का भार जो होता है उसको वजन कहते हैं। ही एक्सरसाइज्ड इनफ एंड हिज वेट वाज परफेक्ट, यानी कि जो उसका वेट था वो काफ़ी परफेक्ट हो गया क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है रेगुलर बेसिस पे, सो इसकी वजह से उसका वेट अब ठीक है। परफेक्ट है मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फिजिक वो सही है। योग होता है, एक होता है आपका यहाँ पर जो सेकंड वेट था उसका मतलब होता है वजन करना, और यहाँ पर योग अगला है 35th। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इनर पोर्शन ऑफ एग और येलो ऑफ एन योग, जिसको जर्दी कहा जाता है। अंडे का जो अंदर का पोर्शन होता है उसको योग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज योग, इसको कहा जाता है जुआ। ये जुआ खेलने वाला जुआ गैम्बलिंग नहीं है, ये योग है। अ वुडन फ्रेम विच इज कैप्ड ऑन द नेक ऑफ ऑक्स और बफलोस फॉर प्लोइंग द फील्ड्स, यानी कि जो जोतने के लिए, यानी कि हॉर्स के या ऑक्स के या फिर बफलोस के कहीं जगह प्लोइंग जो होती है यानी कि थ्रो होती है, तो वहाँ पर जो उनके कंधे में रखा जाता है जुआ, एक वुडन फ्रेम होता है जिसको रखा जाता है, इसको कहा जाता है योक। ये भी योक ही कहलाता है। सो द हॉर्स वाज पुट अंडर द योक टू पुल द कार्ट, यानी कि कार्ट को खींचने के लिए, यानी कि जो बैलगाड़ी या टाइप या घोड़ा गाड़ी जब टाइप होती है उसको खींचने के लिए जो है उसके कंधे पर कुछ रखा जाता है, उसको कहा जाता है योक। Now after that you have fill-ups. So I like to eat the yolk. So yolk ये अंडे वाला yolk है अंदर का of an egg. YOLK not YOKE, क्योंकि दूसरा जो होता है वो जुआ कहलाता है जो कंधे में रखा जाता है। फर्स्ट सेकेंड वन इज द सूट SUIT, सूट विच माई फादर वोर वाज न्यू, जो मेरे फादर ने सूट पहना था SUIT, सूट जो पहना था वो नया था। दूसरा कालिक है यहाँ पर SOOT कालिक। नंबर थर्ड वन इज द विलेज रोड आर नॉट स्ट्रेट STRAIGHT, क्योंकि जो पहला स्ट्रेट है उसका मतलब है जल संधि, यानी कि जहाँ पर पानी से मिलता है कोई भी एरिया। द लेडी गॉट अ कॉम्प्लीमेंट, लेडी को क्या मिला था? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ मिली थी फॉर हर लवली ड्रेस। सो इट्स COMPLINT, सेकेंड वन इज राइट ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट जो सेकेंड है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 5, साहिबाबाद इज अ इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि इंडस्ट्रियल है नॉट इंडस्ट्रियस। इंडस्ट होता है मेहनती, इंडस्ट्रियल हो गया यहाँ पर इंडस्ट्रियल। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नंबर 6, माई अंकल टुक अ होम, माई अंकल टुक अ होम टू बाय अ फ्लैट। तो अंकल ने क्या लिया? लोन, LOAN। गांधी जी इज अ रिस्पेक्टेबल मैन हु इज एडमायर्ड बाय ऑल, इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रिस्पेक्टेबल। Number 8, my best friend has gone on a vacation, not vocation, VACATION. Second option is right option. So
You have question number B. You have to do it yourself so that you could learn little bit. So it's your homework. Some new words and some already used word are here, and I hope you'll find out all these words. It is for your own learning, so try to find out and do it the same work in your notebook फॉर बेटर लर्निंग. इसको आप अगर अपनी कॉपी में कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इन वर्ड्स की मीनिंग, और उनका सेंटेंस आप बना सकते हैं. यू कैन frame new sentences by using these words, and you can also write adject meaning of these words. So B is your homework. बहुत सारे words हैं यहाँ पर, जैसे affect and effect होता है, and bow and bow, duel and duel, lose and lose, and many more are here. Story and story, envelope. So that's your homework.